गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लेक्चर स्क्रीनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। करीब 15 दिन से डाउट हो रहा है स्टूडेंट्स को कि स्क्रीनिंग का पेपर होगा या नहीं। सामंजस्य की स्थिति में स्टूडेंट्स लोग हैं, लेकिन बच्चों ध्यान रखना है, स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम 99.9% होना है। आप ये बिल्कुल नहीं मानेंगे कि एग्ज़ाम नहीं होगा। वो तो कार्मिक प्रशासन था, उसने अपने सुझाव दिया है कि एग्ज़ाम वो नहीं होना चाहिए और उत्तराखंड सरकार की राय जानी है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है। और ये आप जानते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का कैलेंडर रिपीट हुआ है और उस रिपीट कैलेंडर अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, तो आपने देखा भी होगा। तो उसमें एग्ज़ाम की डेट फिर क्लियर कर दी गई है। तो आप बिल्कुल तैयारी के साथ रहें, एग्ज़ाम 100% होना है। ठीक, तो आपकी तैयारी कैसी है? आप जानते हैं कि आपकी क्लास में कंटिन्यू आपकी क्लास चलती है। इस सेक्शन में आपका हिस्ट्री चल रहा है, दूसरी क्लास में ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ है और आज से इकोनॉमिक्स उसमें चलेगा। तो एक पेपर मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा और जैसे कि आपको जानकारी है, आपका जो पेपर होगा वो माइनस मार्किंग के साथ होगा। आज बड़ा पेपर लेकर नहीं आए, 35 क्वेश्चन में उसमें लेकर आया हूँ, लेकिन उसमें आपका पेडागोजी का सेक्शन भी है, करंट अफेयर भी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है, उत्तराखंड भी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ उसके अंदर है। कम कम क्वेश्चन डाले गए हैं। आपकी तैयारी कैसी है आपको आज आइडिया लग जाएगा। आप माइनस मार्किंग में क्वेश्चन को किसको टच करना है, किसको नहीं करना है, आप अपने विवेक से काम कीजिएगा। तो अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। हाँ, बहुत अपनी सूझबूझ से आपको आंसर देना है। यहाँ पर दिया गया है, हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वाइसराय कौन था? बच्चों, वाइसराय मिसप्रिंट हो गया है, वाइसराय कौन था? तो आप जानते हैं कि 1858 का जो एक्ट था, उस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वाइसराय नाम दिया गया और 1935 का जो एक्ट है उसके द्वारा वाइसराय को फिर गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो आप लोगों का आंसर, विनीता भट्ट जी, ओके, वेलकम। बी आपका आंसर आ रहा है, बी। तो आप जानते हैं कि जो लॉर्ड मेयो था ये तो 1872 में था। लॉर्ड रिपन का दौर चल रहा है ये, प्रियंका बिंजोला जी सी आंसर कह रहे हैं। लॉर्ड रीडिंग उससे पहले हुए हैं, पहले मेयो हुए, फिर लॉर्ड रीडिंग हुए, फिर लॉर्ड रिपन हुए, फिर 1905 में कर्जन हुए। तो 1882 था और 1882 में वाइसराय लॉर्ड रिपन थे। तो इनके समय हंटर कमीशन गठित किया गया था। लॉर्ड रिपन को लोग सज्जन रिपन भी कहते थे। इसके काफी अचीवमेंट भारत के लिए हैं। अगर हम पंचायती राज की बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन, उसका कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया। भारत में पहली विधिवत जनगणना 1881 में इन्हीं के समय हुई। मैं विधिवत जनगणना की बात कर रहा हूं, वैसे तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराई थी। प्रथम फैक्ट्री कानून 1881 में इन्हीं के समय लाया गया था। आईसीएस के लिए एज इन्हीं के समय बढ़ाई गई थी। साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था पहली बार इन्हीं के समय की गई थी और इन्हीं के समय इल्बर्ट विल विवाद आया था। तो दो बी राइट आंसर है। और एक हंटर कमीशन है और एक हंटर कमेटी है। हंटर कमेटी का गठन जो हुआ था वो 1919 में हुआ था, 1919 में, जो जलियांवाले कांड की जांच के लिए बनाई गई थी। तो हंटर कमेटी और हंटर कमीशन दोनों में अंतर है। अब हम लेकर चलते हैं, अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो सकता है? काव्या बिष्ट जी, नीला मुकेश, काफी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। अध्यापक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? अध्यापक शिक्षा बोर्ड 2 का सी कह रहे हैं प्रियंका बिंजोला जी, विनीता भट्ट डी कह रहे हैं शिक्षा आयोग ने। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मेरा विषय ये नहीं है, बहुत सूझबूझ के साथ ये आंसर दिया गया है, अध्यापक शिक्षा बोर्ड। काव्या बिष्ट जी, आप भी डी कह रहे हैं, लेकिन जो मुझे सीधी सी बात है, मेरा सब्जेक्ट ये नहीं है। तो
बुक से मैंने एक क्वेश्चन डाला है और इसमें इसका आंसर कोठारी आयोग दिया है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 रीजनिंग के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को मैं करवा देता हूं। एक क्लास में सुनीता ऊपर से 11वें स्थान पे है, सुनीता इधर से 11वें स्थान पे है, 11वें, और नीचे से 27वें स्थान पे है, इधर से गिनते हैं तो 27वें स्थान पे है। तो उस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? तो हम 11 प्लस 27 माइनस 1 करेंगे। -1 इसलिए करेंगे क्योंकि सुनीता एक लड़की है और इस लाइन में सुनीता को इधर से भी काउंट किया गया और इधर से, जबकि एक ही बार काउंट करना था। तो -1 करेंगे, -1। तो 11 को मैं 27 जोड़ता हूं तो 8 और 3 और -1 तो 37 इसका आंसर आएगा। 5 का डी आप कह रहे हैं ठीक आंसर है। आगे देखिए, एक ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। एक बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में आपको अल्प सूचना पर नौकाएं भाड़े पर लेने का दायित्व दिया गया है। हाँ, इसका मतलब ये है जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो वहां पर लोगों को बचाने के लिए राहत पहुंचानी है, तो लोगों को वहां से हटाना है, तो आपको किराए पे कुछ नाव लेनी है, उसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है। नौका मालिकों द्वारा बताई गई कीमतों को देखने पर आप पाते हैं कि न्यूनतम कीमत सरकार की जो अनुमोदित दर लगभग, यानी सरकार ने जो कीमत दी थी, जो एस्टिमेट आपको दिया गया है, उससे 3 गुना महंगे पर वो देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, तो चारों में से क्या इसका आंसर हो सकता है? डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर हो सकता है? तो ज्योति राणा, विनीता भट्ट, ज्योति राणा, नीलम मुकेश, दीपा फरसवान, वेलकम। काव्यांकित भंडारी, काव्या बिष्ट, दुर्गा सिंह, एडवोकेट जितेंद्र सिंह, काफी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। जिन लोगों का नाम नहीं दिया मैंने, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो अभी तक एक आंसर मेरे पास आया है विनीता जी का, 20 का आंसर है। स्टूडेंट्स देखिए, हमें क्या करना होता है। भारत जो सरकार है वो वेलफेयर कॉन्सेप्ट के साथ चलती है। वेलफेयर कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, यानी सरकार जो है वो लोगों के लिए समर्पित है। तो जब इस तरीके के हादसे होते हैं, सरकार वेलफेयर प्रोग्राम होने के नाते राहत सामग्री भी पहुंचाती है। तो पहली प्राथमिकता क्या है? लोगों को बचाना है, और लोगों को बचाना है, और जो आप जिस कीमत पर वो नाव खरीदी जानी थी उससे महंगी वो दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि राहत सामग्री तुरंत पहुंचानी होती है, नहीं तो जनधन का नुकसान हो जाएगा, तो न्यूनतम कीमतों को आप स्वीकार कर लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। 50 छात्रों की एक कक्षा में, देखिए एक क्लास है और क्लास में 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है। 18 लोगों ने संगीत लिया है, 18 लोग ऐसे हैं जिन्होंने संगीत लिया है, और 26 ने आर्ट यानी कला 26 ने लिया है, और 2 ऐसे हैं जिसने कला और संगीत दोनों लिए हैं। कक्षा में कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने न संगीत लिया है, न कला, न म्यूजिक लिया है, न आर्ट लिया है? तो इस तरीके के क्वेश्चनों को जब आप करते हैं तो ये डायग्राम बन गया है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 18 में 26 हमने जोड़ा है, तो ये 44 हो गए हैं, 44। लेकिन 2 ऐसे हैं जिसने ये भी लिया है और ये भी लिया है, इसमें से 2 घटा देंगे तो क्या आएगा? 42। टोटल कितने हैं? 50। 50 में से माइनस करेंगे तो 8 इसका आंसर आएगा। बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बी है। तो काव्या जी प्लीज क्वेश्चन का नंबर डालते रहिए। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है और वो डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं डायरेक्शन जो होती है ना, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। तो ईस्ट का ये लेफ्ट होता है, ये राइट। ठीक ऐसे देखिए, ये लेफ्ट है, ये राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, एक व्यक्ति यहां से ऐसे 2 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। नॉर्थ का बाएं ऊपर की तरफ है, वो इतना चलता है।
फिर वे बाएं मुड़ता है और इसका वो इधर है, ऐसे ये आ गया। अब वे किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा की ओर मुंह है, तो उसका इधर की ओर मुंह है, इधर का मतलब वेस्ट, तो इसका आंसर जो आएगा वो ये है। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 9। चलो ठीक है। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 9। और रोलेट एक्ट जो लाया गया था ये 1919 में लाया गया था। तो 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, चेम्सफोर्ड और लॉर्ड वेवेल। क्या इसका आंसर हो सकता है? 9 का ए आप कह रहे हैं, लेकिन इसका आंसर सी आप कह रहे हैं प्रियंका। दुर्गा सिंह सी बिल्कुल ठीक है। आप जानते हैं कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आता है और 1919 में रोलेट एक्ट लाया गया था, तो इसका आंसर जो होगा सी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? फ्री का होता है मुक्त कर देना, तो इसे हिंदी में कहते हैं मुक्ति सेना। किसने बनाई थी मुक्ति सेना? किसने बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक कोई आंसर मेरे पास नहीं आया है। काफ़ी स्टूडेंट क्लास में लाइव जुड़ रहे हैं स्क्रीनिंग बैच के लिए, लेकिन कोई आंसर अभी तक सटीक नहीं आया है। आप जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सुभाष चंद्र बोस 1941 में जर्मनी के हिटलर से मिले थे, तो उनकी जीत हो रही थी लगातार जापान और जर्मनी की। उन्होंने भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था, वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए और सुभाष चंद्र बोस ने उनसे मुक्ति सेना बनाई थी। तो ये इसका आंसर है। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? यानी यहां पर जो नाम दिए गए हैं ये चारों के चारों जो नाम हैं ये गांधी जी के फॉलोअर हैं, लेकिन इनमें एक व्यक्ति ऐसा है जो पहले शिक्षक भी रहे हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? अब देखिए, पेपर तो स्क्रीनिंग का है, स्क्रीनिंग को आप लोग बहुत इजी ले लेते हैं कई बार। क्या इसका आंसर हो सकता है? अब काव्या बिष्ट ने सी कहा है, अब सब बच्चे सी बोलेंगे। चलो ठीक है, लेकिन पड़ोस वाला जो निशान लगा रहा होगा उस पर आप विश्वास मत करना, है ना? वो गलत भी हो सकता है, लेकिन आपका आंसर सही आ रहा है। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, आसाम या मेघालय। तो किस एक में संख्या उनकी अधिक है ये आप देखेंगे। किस एक में संख्या अधिक है? तो बच्चों इसका आंसर जो है आसाम है। अगर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो हैं वो मध्य प्रदेश में है, और सेंचुरीज की बात करते हैं जिन्हें हम अभयारण्य कहते हैं तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। जहां पूर्वी घाट यानी वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां मिलती हैं वहां निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? क्या अन्नामलाई है, कार्डमम है, नीलगिरी है या सेवराई? ज्योग्राफी का क्वेश्चन नंबर 13 आंसर बताने का प्रयास कीजिए, प्लीज सहयोग कीजिए। 13 का बी कार्डमम पहाड़ियां कह रही हैं ज्योति राणा। कार्डमम पहाड़ियां, ए अन्नामलाई पहाड़ी। लेकिन ये दोनों जो पहाड़ियों का मिलन होता है ये आपका आंसर गलत आ रहा है, वो नीलगिरी पहाड़ी हैं। पूजा नेगी नीलगिरी पहाड़ी, और नीलगिरी पहाड़ियां जो हैं ये तमिलनाडु में हैं। तमिलनाडु, ये ध्यान रखना है, तमिलनाडु। आगे, जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाले दो देशों के नाम बताइए। क्या शानदार क्वेश्चन दिया गया है।
काव्या जी देख रहे हैं, मैंने जितनी टेस्ट सीरीज आपकी इस क्लास में कराई हैं, अगर उनको आप रट के जाते हैं तो भी आप सिलेक्शन के दावेदार हो जाएंगे। 14 का डी, रूस और नाइजीरिया, लेकिन नीलम मुकेश सी कह रही हैं कनाडा और मलेशिया, लेकिन आपका आंसर सभी का गलत हो जाता है। अब इसका जो आंसर है वो अमेरिका और इंडोनेशिया है, ये 20 का आंसर है। देखते जाइए, निम्नलिखित में किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? यानी दक्षिण में राष्ट्रकूटों ने शासन किया था, तो राष्ट्रकूटों का फाउंडर कौन था? यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अमोदवर्ष प्रथम, ध्रुव, कृष्ण और दंतिदुर्ग। चलो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दंतिदुर्ग इसका आंसर सही दे रहे हैं आप। आगे की ओर बढ़ते हुए, आप जानते हैं कि मौर्योत्तर काल के बाद यानी पोस्ट मौर्याज में कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे, जिसमें हिंद यमन आए थे, कुषाण आए हैं, पहलव आए हैं और शक आए हैं। हिस्ट्री की क्लास चल रही है आजकल, उसमें पढ़ा है भी है मैंने। तो इनका आने का सही क्रम क्या था? शक, कुषाण और यूनानी। 16, अब देखो, चलो ठीक है। अब यही तो इसी चीज से मुझे डर लगता है। अगर एक ने डी कह दिया तो जैसे भेड़ चलती हैं, एक के पीछे दौड़ेंगी, दौड़ती चली जाएंगी। वो काम मत करो यार, ये तो बिल्कुल गलत आंसर। प्लीज, मेरी मेहनत सारी बेकार चली जाएगी यदि आप अपने आप से निर्णय नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हिंद यमन आए थे, डेमेट्रियस, फिर मेनांडर आया था, याद होगा आपको। तो यूनानी ही, फिर शक और कुषाण, ये आंसर है। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? क्वेश्चन बहुत ही शानदार दिए गए हैं। इजी क्वेश्चन भी टेस्ट पेपर में देने चाहिए। एक आधा टेस्ट पेपर ऐसा भी होना चाहिए जो अच्छे से लेवल का हो। भक्त तुकाराम, और इसको याद करने का एक सही सा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 17 का बी कह रहे हैं, क्योंकि पूजा नेगी ने भी कहा तो काव्या बिष्ट भी कहेगी और प्रियंका बिंजोला भी कहेगी। देखिए, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, ये तीनों मराठा साम्राज्य में आते हैं, यानी उन समय के भक्त थे। और मराठों का नाम पहली बार जहांगीर के समय आया है, जहांगीर। तो भक्त तुकाराम जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थी। शाहजहां विकल्प नहीं है, तो सी इसका आंसर है। अरे भाई चलो, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? क्वेश्चन नंबर 18। दरअसल आज पेपर में जो क्वेश्चन बन गए हैं, कुछ लेवल कुछ क्वेश्चनों का ऊपर हो गया है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। चलो, ज्योति पांडे का आंसर 18 का सी आया है। 18 का सी आ रहा है, खाद्य एवं कृषि, और ठीक है। अब देखिए, नंदा देवी जो चोटी है, असम हिमालय का भाग है, कुमायूं नेपाल या पंजाब? क्वेश्चन नंबर 19, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। 18, 19 का बताना है काव्य जी। काव्या बिष्ट, इनका असली नाम ज्योति बिष्ट है। चलो काव्या जी बताइए, 19 का बी बिल्कुल सही आंसर है, कुमायूं हिमालय का भाग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अगर राइट बढ़ाने हैं तो कौन बढ़ा सकता है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के राइट को यदि बढ़ाना है, अब दोनों विकल्प एक जैसे लग रहे हैं, तो इसके क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का जो अधिकार होता है ये संसद को होता है। चलो, किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो स्टेबल की गई थी, उसका सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो स्टूडेंट्स, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है,
जिसमें 3 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। 1946 सी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति क्या है, उत्तरदायी है। प्रियंका क्वेश्चन का नंबर डालेंगे 22 का डी कह रहे हैं आप। लोकसभा बिल्कुल ठीक है। अगर व्यक्तिगत पूछता तो राष्ट्रपति, लेकिन सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? देखिए एट प्रेजेंट 1+2 है, 1+2, यानी ये कौन है, चीफ, मुख्य है, मुख्य, और ये क्या है, अन्य। तो अन्य का कार्यकाल तो 6/62 है। क्या मुख्य का भी इतना ही है, 23? कब बी कह रहे हैं आप, बी। पूजा नेगी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, 6 या 65 वर्ष, उपरोक्त में जो भी पहले हो। आगे, जनहित याचिका यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कहां दायर की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 24। आज मैं टेस्ट पेपर ही कराऊंगा, ठीक है। देखिए जो PIL होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, डी इसका आंसर है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में PIL दायर की जा सकती है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम पहला अभिलेख साक्ष्य कौन सा है? यानी भागवत धर्म, ये जो हिंदू धर्म होता है इसमें 2 धर्म होते हैं, एक भागवत यानी वैष्णव धर्म और एक शैव धर्म। तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख मैं बताना चाहूंगा, एक हिंद यवन शासक था, हिंद यवन शासक एंटियालकिड्स फर्स्ट ने शुंगों के 9वें शासक भागभद्र के शासन के 14वें वर्ष हेलियोडोरस को विदिशा भेजा था, जहां उसने गरुड़ ध्वज की स्थापना की। इसकी जानकारी हमें हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से मिलती है। तो ये भागवत धर्म से संबंधित पहला अभिलेख है, सी इसका आंसर है। आगे, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? एक मिलिंद पन्हों बौद्ध ग्रंथ है और बौद्ध विद्वान नागसेन का है, नागसेन का। तो उसका संबंध किस हिंद यवन शासक से है? 26 का सी यानी मेनांडर, क्योंकि बौद्ध विद्वान नागसेन ने मेनांडर को धार्मिक शास्त्रार्थ में पराजित किया था। नागसेन से मेनांडर इतना प्रभावित हुआ कि उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने सिक्कों पर धर्म चक्र परिवर्तन शब्द भी लिखवाया था। मेनांडर है। इस मेनांडर को हम मिलिंद भी कहते हैं। नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण बच्चों दीनबंधु मित्र हैं, यानी नील की खेती अंग्रेज जो भारतीयों से कराते थे तो उससे भारतीय किसानों का शोषण होता था, तो उसका खुलासा इन्होंने नील दर्पण में किया था, दीनबंधु मित्र ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्न जाति के आंदोलन चलाने वाले थे जिन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया, और इसके साथ साथ गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी थी। जबरदस्त रेस्पॉन्स के साथ आप लोग आ रहे हैं, और इसका आंसर क्या है? सी, ज्योतिबा फुले। अब देखिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन यहां पर दिए हैं। युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? अभी केंद्र सरकार ने की है इंटर्न, एन भी आएगा, इंटर्नशिप स्कीम है, या स्किल इंडिया स्कीम है, या स्किल इंडिया प्रोग्राम है, या नॉन ऑफ दिस। 4 विकल्प यहां पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, और करंट अफेयर में आप लोग लैक भी बहुत करते हैं। 29 का सी कह रहे हैं, ज्योति राणा। ज्योति राणा स्किल इंडिया प्रोग्राम, लेकिन अभी हाल में हुआ है ये। स्किल इंडिया प्रोग्राम से भी लोगों को रोजगार परक बनाया जाता है, लेकिन इसका जो आंसर है, ए इसका आंसर है। PM इंटर्नशिप स्कीम, पूजा नेगी आंसर दे रही हैं और वो सही है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं?
विश्व पोलियो दिवस। एक क्वेश्चन कई बार दिवस से पूछा जाता है और नीलम मुकेश ने एकदम, पता नहीं नीलम मुकेश के रटावा था का एक क्वेश्चन। बहुत होनहार बच्ची है नीलम। नीलम जी आपने, चलो ज्योति राणा का ए, चलो ठीक है, काव्या बिष्ट। आगे की ओर बढ़ते हैं। संगमकालीन समाज में अरसर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? संगम काल दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, चोल पांड्यचेर, तो वहां पर सुड्डुम शब्द ब्राह्मण के लिए आया है, अरसर योद्धा के लिए आया है, वेनिगर व्यापारी के लिए आया है और बल्लाल किसान के लिए आया है। तो ये इसका आंसर है। मेहलुआ क्या है? मेहलुआ, अभी मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री की क्लास ली थी और वहां पर मेहलुआ शब्द का प्रयोग मैंने किया था। और मेहलुआ शब्द के लिए कई बच्चे जुड़े थे, इसमें दुर्गा सिंह, एडवोकेट जितेंद्र जी, बहन सोनिया एंड बहन पुष्पा जोशी। और मेहलुआ शब्द बिल्कुल ए आंसर है दुर्गा जी, मेहलुआ। क्योंकि मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधव सभ्यता के लोगों को मेलुआ कहा है। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स का मतलब क्या होता है? BRICS, यानी बी फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ पहला 2009 में हुआ था और ये रूस में हुआ था। बाकू की प्रसिद्धि क्यों है? एक जगह का नाम है बाकू, जो अजरबैजान है, अजरबैजान वहां की राजधानी है बाकू। बिंदिया रानी क्वेश्चन नंबर डालते रहिए। बाकू 34। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, चूंकि आज के पेपर में 35 क्वेश्चन थे। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? बहुत ही शानदार पेपर था। 35 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो सकता है? मौर्य काल में देखिए जो तक्षशिला है, मौर्य काल में उज्जैन, तक्षशिला और काशी शिक्षा के केंद्र थे। महत्वपूर्ण स्थल तक्षशिला था। और कौटिल्य की बात करते हैं, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ 6 वर्ष शिक्षा भी दी थी। तो इसका राइट आंसर जो है वो तक्षशिला है। राइट आंसर तक्षशिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका आंसर है। तो बच्चों ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है। दूसरी क्लास आपके नियमित समय 3 बजे चलेगी। ओके, थैंक यू।